इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, चीन से जुड़ी हुई। चीन के पूर्व पीएम ली केक्यांग का निधन। चीनी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। मार्च 2023 में ही पद से हटे थे ली केक्यांग। सीसीपी में नंबर 2 माने जाते थे केक्यांग। 10 साल तक चीन के पीएम रहे केक्यांग। तो देखिए, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केक्यांग का 68 साल की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुधारवादी विचारधारा वाले नौकरशाह ली को एक समय देश के भावी राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता था, लेकिन शी जिनपिंग की वजह से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और ली ने शी के अधीन 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में काम भी किया था। चीनी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं हैदराबाद। ये तस्वीर सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं हैदराबाद से, जहां गृह मंत्री अमित शाह सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इस खबर का हम जिक्र कर रहे थे पूजा। बिल्कुल, देखिए तेलंगाना के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे थे, और इस बीच देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की, ये तस्वीरें फिलहाल पुलिस अकादमी हैदराबाद, यहाँ पर जो कार्यक्रम इस वक्त इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। ये पहले से कार्यक्रम निर्धारित था और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सलामी लेते हुए। देखिए, पहले ही इसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई थी। दीक्षांत परेड में 155 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी और 20 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक अमित गर्ग ने बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और परेड की सलामी लेंगे। देखिए, 32 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी, जिसका जिक्र भी अभी हम कर रहे थे। दीक्षांत परेड में 34 महिला अधिकारी भाग ले रही है, जिनमें 32 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी और 2 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी हैं। विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी में 6 अधिकारी भूटान से और 5 मालदीव से, 5 नेपाल से और 4 मॉरिशस पुलिस से हैं। देखिए, आगे उनका कार्यक्रम रहेगा तेलंगाना में, जहां पर वो पहुंचेंगे और रैली में हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हैदराबाद की आप देख रहे हैं, जहां पर पासिंग आउट परेड की सलामी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 75वें पासिंग आउट परेड की सलामी लेने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं। और देखिए, बात अगर की जाए आईपीएस ऑफिसर्स की, दीक्षांत परेड में 34 महिला अधिकारी भाग ले रही हैं, जिनमें 32 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी और 2 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी भी हैं। विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों में 6 अधिकारी भूटान से, 5 मालदीव से, 5 नेपाल और 4 मॉरिशस पुलिस से हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आप लोग देख रहे हैं आईपीएस प्रोबेशन पासिंग परेड की ये सलामी की तस्वीरें। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और इस बीच प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड, जिसमें हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जिसमें नजर आ रहे हैं अमित शाह। 32 आईपीएस प्रशिक्षु और 2 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी शामिल हैं इसमें। तेलंगाना के दौरे पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हैदराबाद की तस्वीरें फिलहाल, अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। तेलंगाना दौरा, देखिए चुनावी राज्यों के लगातार दौरे कर रहे हैं और इस बीच पासिंग आउट की परेड की जो सलामी है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें लगातार आपको दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव है और आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बतौर मुख्य अतिथि शामिल किया गया। 32 आईपीएस प्रशिक्षु, 2 विदेशी प्रशिक्षु भी इसमें शामिल है और जैसे कि आपको ऑलरेडी जानकारी पूजा ने विस्तार से दी है कि भूटान से भी इसमें शामिल है और भी कई यहाँ पर प्रशिक्षु इसमें शामिल किए गए। और देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार हम दिखा रहे हैं पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें हैं, जिसमें कि शाह जब यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उनका स्वागत किया गया और उसी बीच अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हुए आपको सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे मंच की ओर आगे जाते हुए और इसके बाद भी कई कार्यक्रम आज रहने वाले हैं, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। 20 विदेशी ट्रेनी अधिकारी भी इस पासिंग आउट परेड में शामिल है। पुलिस अकेडमी भी पासिंग आउट परेड ये है। दीक्षांत परेड में 34 महिला अधिकारी भी मौजूद, आपको कुछ देर पहले तस्वीर में सामने नजर आई भी होंगी महिला आईपीएस ट्रेनीज और 2 विदेशी महिला ट्रेनी अधिकारी इसमें शामिल, यानी कि 32 ट्रेनी महिला आईपीएस और 2 ऐसी हैं जो कि विदेशी महिला ट्रेनी हैं। ट्रेनी अधिकारियों ने 102 सप्ताह का लिया है गहन प्रशिक्षण। बड़ी कड़ी इनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है और 102 हफ्ते की ट्रेनिंग बताई जा रही है। और ये भी आपको बता दें कि इसमें 20 विदेशी ट्रेनी अधिकारी भी पासिंग आउट परेड में शामिल है। फिलहाल जिनकी तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि सल्यूट इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन सभी के सभी प्रशिक्षुओं को करें। सामने आपको महिला प्रशिक्षु भी नजर आएंगी लीड आउट करते हुए। आयुषी,
और देखिए तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और आईपीएस बेंच की पासिंग आउट परेड ये जारी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। देखिए सलामी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, मंच की ओर अग्रसर। क्योंकि प्रस्तावित ये कार्यक्रम था, प्रस्तावित दौरा था गृह मंत्री अमित शाह का आईपीएस बेंच की पासिंग आउट परेड, जो कि लगातार जारी है। हैदराबाद की ये लाइव तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, जहां देखिए शहर ये आप देख रहे हैं हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, जहां पर लगातार आप देख रहे हैं जो आईपीएस बैच की पासिंग आउट परेड है वो लगातार जारी है और उसकी सलामी लेते हुए गृहमंत्री अमित शाह ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह का दरअसल तेलंगाना दौरा है और इसी मौके पर आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में वो पहुंचे और ये देखिए तस्वीरें गाड़ी में सवार होकर अब यहाँ पर देखिए जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 32 आईपीएस प्रशिक्षु और 2 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारी इसमें शामिल। ये पासिंग आउट परेड आप देख रहे हैं, आईपीएस बैच की पासिंग आउट परेड है और गृहमंत्री अमित शाह देखिए यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो नए अधिकारी बनकर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 75वें बैंक की पासिंग आउट परेड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पासिंग आउट परेड में शामिल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और देखिए यहाँ पर लगातार तस्वीरें आप हैदराबाद से फिलहाल देख रहे हैं। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। पासिंग आउट परेड की ये सलामी लेते हुए आप देख रहे हैं 75वें बैच की पासिंग आउट परेड है आईपीएस प्रोबेशनर्स के। पासिंग आउट परेड में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके समक्ष हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शालीनता भी है देखिए किसी के भी व्यक्तित्व की, और वो शालीनता यहाँ पर नजर आ रही है गृहमंत्री अमित शाह। सबसे बड़ी बात पूजा, जैसे कि आप शालीनता का यहाँ पर जिक्र कर रही हैं, उससे भी बड़ी बात ये भी कि हौसला अफजाई यहाँ पर करने वाले, क्योंकि नए प्रोफेशनल्स ये है, अभी ट्रेनिंग ली है और हम भी बता भी रहे थे कि 102 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग इन्होंने ली है, धूप में बारिश में, और हमने देखा कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है। और फिलहाल अब देखिए यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहे हैं प्रोफेशनल्स सामने जिन्होंने ट्रेनिंग ली है और पासिंग आउट उनकी परेड है। इस वक्त यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया आईपीएस बैच की पासिंग आउट परेड, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने देखा। अब मंच की ओर आगे की ओर जाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर भी आए थे, वो भी आपने तस्वीरें देखी। मंच पे जब वो पहुंचते हैं तो देखना होगा क्या कुछ वो कहते हैं। पासिंग आउट परेड में अमित शाह ने सलामी भी ली और तमाम तस्वीरें सबसे पहले भारत24 ने आप तक फिलहाल पहुंचाई है। और देखिए अब मोदी को मिले 912 तोहफों की ई नीलामी, कीमत 100 रुपए से 65 लाख रखी गई है। सबसे ज्यादा बोली भगवान लक्ष्मी और नारायण और रुक्मणी देवी पर है। दैनिक भास्कर में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया और देखिए आपको और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे, क्योंकि पूजा के पास भी फिलहाल दैनिक भास्कर है। और फिलहाल आपको बता दें कि ई नीलामी यहाँ पर होने वाली है। जो तमाम भेंट प्रधानमंत्री मोदी को दी गई, यानी कि जो तोहफे उनको दी गई हैं, उसकी ई नीलामी इस बार होने वाली है। कितने तोहफे भी आप जान लीजिए, कुल 912 तोहफे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इनकी कीमत 100 रुपए से शुरू होती है और 65 लाख तक की होने वाली है। पूजा और देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, और लगातार जो उपहार मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी नीलामी लगातार जारी है। इससे पहले भी आपने देखा था कि जो उनके पास में एक पेंटिंग थी उसकी सबसे ज़्यादा कीमत लगी। और अब रुक्मणी देवी जी की जो यहाँ पर जो एक ई तोहफों में जो उनको मिली हैं चीज़ें, उसकी ई नीलामी की जब बात हो रही है तो सबसे महंगी वो तस्वीर नजर आ रही है। भगवान लक्ष्मी नारायण की वो तस्वीर जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है, रुक्मणी देवी की जो तस्वीर थी उसकी भी कीमत सबसे ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर देखिए होता क्या है, आमतौर पर जब भी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के तोहफे मिलते हैं तो उनकी नीलामी की जाती है और इसका जो भी पैसा आएगा वो दरअसल जो हमारी नदियाँ हैं उनकी साफ सफाई में लगने वाला है। इसका जिक्र पहले ही हो भी चुका है, यानी जन कल्याण के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होगा। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां के पूर्व पीएम सिर्फ इसी पैसे को, इन्हीं उपहारों को, उसका लाभ उठाने के कारण से जेल में चले जाते हैं। उन्होंने घड़ी तक भी नहीं छोड़ी थी, इमरान खान ने घड़ी भी बेच दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आयुषी, अगली बड़ी चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के कमांडरों से बात की, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। कहा नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे, एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती पर ध्यान दें। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए भारतीय वायुसेना के कमांडर से बातचीत यहाँ पर की है, डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कैसे किया जाए इस पर जोर देने की बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आए कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा हमें तैयार रहने की जरूरत है। एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। लगातार इसको लेकर के पूजा हमने देखा है कि सरकार कदम उठा भी रही है, फिर चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, सभी को मजबूत करने की कोशिश केंद्र सरकार लगातार कर भी रही है। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमने इस तरह की बातें सुनी थी कि हमारे पास में जो आर्टिलरी है उसमें थोड़ी कमी है, लेकिन अभी
एक तो मेक इन इंडिया पर फोकस किया जा रहा है कि हमारे पास में अपने जो भी जो सामान है वो खुद के बनाए हुए भी हों, हम बाकी की और टेक्नोलॉजीज़ के साथ में भी साझेदारी करके उनके निर्माण पर, उनके उत्पादन पर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब बात एयर डिफेंस की आती है तो ज़रा देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार, एक तो आप देखेंगे कि अपने जो जवान हैं सेना के, उनके बीच में पहुंचते हैं और वहाँ के हालातों पर उनसे बाकायदा चर्चा करते हैं। साथ ही साथ अपने जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करने पर पूरा इस वक्त फोकस लगातार जारी है। हालांकि इससे पहले भी सरकारें करती रही, लेकिन अब और बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस बीच देखिए, आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक, आर्थिक मामलों को लेकर चर्चा हुई है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तो देश में चुनाव है, 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी और आरएसएस की होने वाली इस बैठक को कई मायनों में बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि जब इन दोनों की बैठक होती है तो फिर कुछ बड़े फैसले या फिर कोई बड़ी रणनीति सामने आती है। अब क्योंकि आर्थिक मामलों पर चर्चा की बात हो रही है, निर्मला सीतारमण की मौजूदगी, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी, उनकी मौजूदगी में आर्थिक मामलों को लेकर चर्चा हुई है, जिसका जिक्र अखबारों के अंदर भी हुआ है। बिल्कुल पूजा, इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ेंगे। चेन्नई में सीएम धामी का रोड शो देखने को मिला। कई उद्योग समूहों के साथ में 10,000 करोड़ के एमओयू भी साइन किए गए। निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि देखिए कल की तस्वीरें भी दिखाई थी हमने कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे चेन्नई और वहां पर एक भव्य रोड शो उनका देखने को मिला था। निवेशकों को ग्लोबल समिट को लेकर के जो एमओयू है वो भी उनके साथ में साइन किए गए थे। उद्योग समूह के साथ में जो मीटिंग हुई थी वो तस्वीरें भी सामने आई थी और वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। कल की तस्वीरें हैं जब पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे थे और किस तरह से 10,000 करोड़ के एमओयू को साइन किया गया था। महिमा, बिल्कुल, देखिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या किसानों को जल्द मिलेगा गन्ना भुगतान? उन्होंने कहा है कि बकाया नहीं दिया तो जब्त होगी मिलों की चीनी। अमर उजाला की तरफ से खबर फिलहाल प्रमुखता से बताई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया और साथ ही आपको बता दें कि किसानों को जल्द अब गन्ना भुगतान मिलेगा। बोले कि बकाया नहीं दिया तो मिलों की जो चीनी है उसको जब्त किया जाएगा। आयुषी महर्षि के पास इस वक्त अमर उजाला है, आप इस खबर को लेकर जानकारी दीजिए। क्योंकि देखिए अक्सर अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो इस तरह के ऐलान करते हुए नजर आते हैं किसानों के हित में, क्योंकि कल उनकी तरफ से जनता दरबार भी लगाया गया था और ऐसे में समस्या सुनते हैं योगी आदित्यनाथ और उसके बाद में बड़ा फैसला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आयुषी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, यूपी के महोबा जिले में 134 करोड़ से बनेगा 200 बेड का अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर। योगी सरकार ने जारी किया है बजट। दैनिक जागरण के हवाले से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी यूपी के महोबा से सामने आ रही है। महोबा जिले में 134 करोड़ से बनेगा 200 बेड का अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर। योगी सरकार ने ये बजट जारी कर दिया है। इससे पहले जैसे कि आयुषी बता ही रही थी, कल जनता दरबार भी लगाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसके तुरंत बाद एक्शन लेते हुए भी हर बार की बात है ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नज़र आते हैं। पहले वो लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और तुरंत समाधान में वो बिलीव करते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अब 134 करोड़ का 200 बेड का अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर खुलने जा रहा है। यूपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे में लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूर जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूजा, और देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसानों के लिए यहाँ पर प्रयास, उसके बाद आम लोग जो हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी परेशानी होती है, ऐसे में यहाँ पर 200 बेड वाले ट्रॉमा सेंटर की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकारें इस तरह के कदम उठाती हैं और ये अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है। अब आगे बढ़कर बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। देखिए ईसी को 1.5 साल तैयारी में लगेंगे। 30 लाख ईवीएम, 43 लाख बैलेट यूनिट और 32 लाख वीवीपैट की जरूरत होगी। 15 साल होती है एक ईवीएम की शेल्फ लाइफ। एक साथ चुनाव पर काम कर रही है उच्च स्तरीय समिति। लोकसभा चुनाव से पहले जांची जा रही है ईवीएम। दैनिक भास्कर की यह खबर है। देखिए बड़ी बात यह है कि आप लगातार देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फिलहाल एक तरफ जहां जो समिति जिसका गठन हुआ है वो बैठक करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को अगर लागू करने की बात आती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी के लिए 1.5 साल चाहिए होगा। कितनी वीवीपैट चाहिए होंगी, कितनी ईवीएम चाहिए होंगी, देखिए इसी को 1.5 साल तैयारी में लगेंगे। अगर आप एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं देश का तो उसके लिए 1.5 साल का वक्त लगेगा। 30 लाख ईवीएम चाहिए होंगी। तो ये एक पूरा डेटा तैयार हुआ है कि ये जो चुनौतियां हैं वो सामने रहने वाली हैं। आप बिल्कुल पूजा, के साथ में आगे बढ़ेंगे खबरों में। चुनाव के बीच ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और देखिए क्योंकि ये गहलोत के घर तक पहुंची ईडी, बेटे वैभव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सीएम बोले स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है
कि इस वक्त राजस्थान के अंदर चुनाव बेहद नजदीक है। बीजेपी कांग्रेस के बार बार बात करते हैं महिमा, और इसी बीच में ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसका असर चुनाव पे कितना देखने को मिलेगा। फिलहाल स्थिति आपको समझाते हैं कि राजस्थान पत्रिका में इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी दी गई है। हेडलाइन, क्योंकि फ्रंट पेज पे आप देखेंगे, पेपर लीक, राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर ईडी के छापे, 12 स्थानों पर छापेमारी, अंदर जांच पड़ताल और बाहर विरोध प्रदर्शन, क्योंकि विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि ईडी की इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था और कहा कि डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड, मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन जारी किया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं और किसानों को कोई भी लाभ मिल सके। इसके अलावा देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आ चुका है और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे के तार मॉरिशस के हवाला से जुड़े हुए हैं और ये कहना गलत है कि ईडी विपक्ष को साधती है। यानी कि देखिए, अगर आप साफ हैं, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, तो ईडी को अपना काम करने दीजिए। महिमा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अगर बात करें यहाँ पर फटाफट से आपको हेडलाइन बताती हूँ। ईडी समन्स राजस्थान सीएम गहलोत सन इन फेमा केस, और फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से जानकारी दी, जिसकी जानकारी आपको ऑलरेडी आयुषी ने दे भी दिया और एनबीटी में भी कुछ इसी तरह से हेडलाइन है। गहलोत के बेटे को ईडी ने समन यहाँ पर भेजा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी का पूरा मामला है, इसका भी आज अखबारों में जिक्र किया गया। एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए निशिकांत दुबे, जयानंद देहाद्राय की भी पैनल के सामने पेशी हुई। विपक्ष ने जांच की तेजी पर सवाल उठाए, जांच को बताया सिलेक्टिव। द हिंदू की रिपोर्ट है और हर अखबार में फिलहाल इस खबर को लेकर जानकारी दी गई। महुआ ने 5 सालों में कितने फॉरेन टूर किए, सवाल पूछा। लोकसभा को सूचना दी थी या फिर नहीं दी थी, ये भी सवाल पूछा है। एथिक्स कमेटी गृह मंत्रालय से मांग ये रिपोर्ट सकती है, यानी कि रिपोर्ट इसको लेकर के मांगी जाएगी कि आखिर वो कब कब बाहर गई हैं। इसके अलावा सूचना उनसे मांग सकती है कि इसकी जानकारी लोकसभा को दी गई थी या फिर नहीं दी गई थी। तो देखिए, तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई। बढ़ते हैं आगे, बता दें दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली में AQI खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली में AQI स्तर 340 दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर और बढ़ा है और आने वाले समय में बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। देखिए, ये तस्वीर जो फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे मुझे पिछले साल की तस्वीर याद आती है, जब हम खबरों के जरिए आपको बता रहे थे किस तरह से दिन ब दिन AQI लगातार बढ़ रहा था, हवा जहरीली हो रही थी, लोगों को पलायन तक करना पड़ रहा था ताकि उनके बच्चों को जो हवा मिल रही है, जहाँ से वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वहाँ से वो जहर ना ले। ये तस्वीर आप फिलहाल दिल्ली की देख रहे हैं, इंडिया गेट के सामने ये तस्वीर देखिए, जहाँ ठंड के साथ अब प्रदूषण ने भी दस्तक दे दी है। फॉग के साथ स्मोक मिलकर स्मॉग ऑलरेडी हो चुका है। दिवाली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दिवाली के बाद ये AQI और ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आएगा। पूजा, देखिए बिल्कुल, और क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं स्मॉग का, तो लगातार आप देख रहे हैं ग्रैब सिस्टम लागू हुआ है। इस बीच बात अगर दैनिक भास्कर की जाए तो रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू हुआ, इसका जिक्र किया गया। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लोग सहयोग करें। और देखिए यहाँ पर यह खबर छपी है जिसमें बताया गया कि जो अब जब रेड लाइट ऑन होगी तो आपको अपनी कार ऑफ करनी होगी। ये अभियान है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि लगातार जो बढ़ता प्रदूषण है वो जाहिर सी बात है जहरीली हवा हम लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करने का काम करे, हमारी सांसों को जहरीला कर रही है। इससे लोगों की भी इसमें बड़ी अहम भूमिका है। तो ये कुल मिलाकर मेरे अखबार में इसे लेकर एक ये आर्टिकल है। मैं अगर आप लोगों का जिक्र करूं तो आप लोग किस तरह से देखिए, कल हमने देखा था कि मंत्री की तरफ से बात कही गई थी कि अगर आप इस तरह करते आने की आप रेड लाइट पर जाते हैं और आपकी गाड़ी ऑन ही रहती है तो उससे 9% प्रदूषण बढ़ा है। उसी के तहत अब बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया। बार 24 भी लेकिन आप सभी से ये अपील करता है कि आप इस अभियान में सहयोग करें। हाँ, पर महिमा, अगर हम टेक्निकली बात करें कि बतौर कंज्यूमर या बतौर देश के नागरिक आप क्या इस चीज़ को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या कितना कर पाएंगे। देखिए, गाड़ी जब आप बंद करते हैं उसके बाद वापस स्टार्ट करते हैं ना, तो फ्यूल ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में अगर फ्यूल को ध्यान में रखते हुए लोग इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि ये मुश्किल थोड़ा सा नज़र आए। लेकिन हाँ, प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, इवेंचुअली लोगों को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि सांस लेना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर जहर में बदलती जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब आप बात हम करेंगे यहाँ पर शेयर बाजार की। सेंसेक्स 4 माह के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 901 अंक टूटा, 3.17 लाख करोड़ रुपए डूबे। इजराइल हमास युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। चौतरफा बिकवाली से छठे सत्र में लुढ़का बाजार। अगर बात करें हिंदुस्तान अखबार की तो यहाँ पर अपना बिजनेस का सेगमेंट है जिसमें इस खबर को बताया गया प्रमुखता से। घरेलू शेयर बाजारों में निवेशकों को लगातार छठे दिन भारी नुकसान उठाना पड़ा।
इन 6 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स निफ्टी 5% के करीब नीचे आ चुका है। निवेशक के करीब 17.7 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में सुस्त रुझानों के अलावा वित्तीय एवं ऊर्जा शेयरों में भारी गिरावट के साथ विदेशी निवेशकों की ताजा बिकवाली के बाजार में बड़े पैमाने पर निराशा का माहौल है। 3300 के करीब सेंसेक्स टूट चुका है इस दौरान और 5% तक की गिरावट आई है सेंसेक्स और निफ्टी में। अगर बात करें इकोनॉमिक्स टाइम की तो यहाँ पर भी फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया है फ्रंट पेज पर ही और तमाम अखबारों में फिलहाल इसका जिक्र किया गया है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आरबीआई से जुड़ी एक खबर है, बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। फोन पर रिकवरी एजेंट की मनमानी पर अंकुश लगेगा। अपडेट में देरी पर सीआईसी हर दिन भरेगा 100 रुपए। अमर उजाला के अंदर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। पूजा और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रिकवरी एजेंट्स को आरबीआई का प्रस्ताव, सुबह 8 से पहले शाम 7 के बाद कॉल ना करें। उधारकर्ताओं को कॉल करने का समय निश्चित हो चुका है। इसमें सभी छोटे बड़े शहरी ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। गुरुवार को ऐसे मानदंड प्रस्तावित किए गए जिसमें समय भी निर्धारित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है जिसमें देखिए अब ये तय किया जा रहा है कि वक्त क्या होगा। ये आप एक पर्टिकुलर समय के बीच में ही भीतर ही आप फोन कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर पाएंगे। उधारकर्ताओं को कॉल करने का समय निश्चित हुआ है। रिकवरी एजेंट्स को आरबीआई का ये प्रस्ताव है कि भैया आप ये जो चीज़ें हैं इनको फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा, बेहतर हो पाएगा कॉन्वर्सेशन। और दूसरा, जो फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं तो लोगों को भी आइडियली ये पता होगा कि किस वक्त से किस वक्त के बीच में ही आमतौर पर इस तरह की कॉल्स आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 15 दिन में 60% तक बढ़े हैं प्याज के दाम। दिल्ली में 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंची है कीमत। दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। दैनिक भास्कर की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते समय में हमने देखा था कैसे टमाटरों के भाव इस कदर बढ़ गए थे कि सब्जी में लोग टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, सलाद तो बहुत दूर की बात है। और अब देखिए तस्वीर आपके सामने, 15 दिन में 60% तक प्याज के भी दाम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दिसंबर तक भाव कम होने का नाम नहीं लेने वाले हैं। देखिए अभी चल रहे थे नवरात्रे और नवरात्रे में काफ़ी सारे लोग हालांकि प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे में भी प्याज की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। और आयुषी, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करें तो यहीं पर हेडलाइन है कि अनियंस ब्रिंग्स अ शॉक, प्राइसेस हिट 4 ईयर हाई। आगे बढ़ते हैं। बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बासमती चावल से एमईपी घटाया है। $1200 प्रति टन से घटाकर अब $950 प्रति टन किया गया। 27 अगस्त को एमईपी $1200 प्रति टन की लिमिट लगाई गई थी और 15 अक्टूबर को अधिसूचना अनिश्चित समय के लिए बढ़ाई गई थी। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की ये खबर है, प्रमुखता से बताई गई है कि बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा मिलता हुआ फिलहाल नजर आएगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईपीएफओ की निवेश पूंजी अब बढ़ चुकी है। वित्त वर्ष 23 में 16.7% ये बढ़ी है। कर्मचारी ब्याज दर में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि देखिए ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर अब जो कर्मचारी है, ईपीएफओ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कर्मचारी ब्याज दर है उसमें बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद की जा रही है। यानी कि देखिए कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए ये खबर अच्छी साबित हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया। अब बात होगी इंडिया बनाम भारत। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसे बिना मतलब के ही मुद्दा बनाया जा रहा है। कुछ हताश लोगों में विवाद खड़ा करने की होड़ है, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। कुछ हताश लोगों के मन में एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत करने के मुद्दे पर विरोधियों पर बरसे हैं शिक्षा मंत्री। उनकी ओर से कहा गया कि बेवजह का इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। भारत है उसकी भारतीयता की बात हो रही है और भारतीयता ही मूल में है। मुझे लगता है कि इस पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बगैर बात के इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, ये बात उनकी ओर से की जाती है। कुछ हताश लोगों में विवाद खड़ा करने की एक होड़ सी मची है। ये जिक्र करते हुए कहते हैं कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, इंडिया और भारत कोई फर्क है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें वनडे विश्व कप 2023 में इंग्लैंड की चौथी हार, चौथी नहीं शर्मनाक हार कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये वही टीम है जिसके पास वर्ल्ड कप है फिलहाल, लेकिन अब वो अपने हाथ से इसे गंवा देंगे। श्रीलंका ने 8 विकेट से हराया इस टीम को। जीत के लिए इंग्लैंड ने दिया था 156 रनों का लक्ष्य। 26 ओवरों में ही खत्म हुआ ये मैच। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की ये चौथी हार है और काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक इसीलिए भी क्योंकि देखिए काफ़ी आसान भाषा में सस्ता सा ये मैच रहा। बहुत कम समय लगा श्रीलंका को पूरी इंग्लैंड की टीम को ढेर करने में। हालांकि देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा है, साल 2003 से लेकर अब तक ये 5वीं बार है कि श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड जैसी टीम को हराया हो। लेकिन अभी भी हम लोग आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो इंग्लैंड सेमीफाइनल्स की रेस से बाहर नहीं हुआ है। अभी भी अगर
इंग्लैंड अपने अगले 4 मैचेस जीतता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि दूसरी टीम्स को खराब परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर समीकरण ऐसा बैठा तो हो सकता है कि इंग्लैंड तीसरे नंबर पर पॉइंट टेबल पर पहुंच जाए। एक और हार तो पाकिस्तान का खेल खत्म। अब आपको बता देते हैं आज के मैच के बारे में। साउथ अफ्रीका से आज पाकिस्तान का मुकाबला होना है। पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो की जंग है ये फिलहाल पाकिस्तान के लिए। लगातार 3 मैच हार चुकी है पाकिस्तान। दैनिक जागरण की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, चेपॉक स्टेडियम में ये मैच होना है और चेपॉक स्टेडियम वही है जहां पर पिछले मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शर्मनाक हार दी थी। पहली बार वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराकर ये साबित कर दिया कि वो अब यहाँ से अपने क्रिकेट के लेवल को ऊपर ले जाने वाले हैं। लेकिन वही ये काफ़ी खराब लक्षण नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम के। बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर देखिए सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे में की प्लेयर्स की हम बात कर ले जिनके ऊपर नज़र रहने वाली है तो उनमें से एक बाबर आजम ही होंगे, क्योंकि उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा रहा है। 523 रन उन्होंने बनाए हैं पिछले 10 वनडे क्रिकेट की पारियों में। महिमा, आगे बढ़ते हुए देखिए, लक्ष्मण बन सकते हैं टीम इंडिया के हेड कोच। अब वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया का हेड कोच बन सकते हैं दिग्गज राहुल द्रविड़ की छुट्टी हो सकती है। आयुषी, बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण नए हेड कोच बनने के तगड़े दावेदार हैं और ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार खबरें जो सामने आ रही है, अपडेट्स जो सामने आ रही है, कयास जो पहले लगाए जा रहे थे उन पर धीरे धीरे हो सकता है मुहर लगती हुई नज़र आ रही है। हेड कोच नया इंडिया को मिलने वाला है। हालांकि फ़िलहाल मौजूदा स्थिति में आपको बता दें कि अच्छी तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है। राहुल की गैर मौजूदगी में लक्ष्मण ने कमान संभाली है। IPL में वापसी कर सकते हैं राहुल द्रविड़। लेकिन देखिए, अभी फ़िलहाल अगर मौजूदा हालात की बात करें, मौजूदा फॉर्म की बात करें, टीम अच्छा कर रही है। लेकिन हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि क्योंकि मजबूरन जब कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है तो आपको विनिंग कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता है। ऐसे में जाते जाते आपको एक और मैं बड़ा अपडेट देते हुए जाऊंगी। हार्दिक पांड्या की चोट सही नहीं हुई है, उनकी इंजरी अभी ठीक नहीं हुई है। लिगामेंट फटने की वजह से वो अगले 3 मैचेस नहीं खेलेंगे भारत के लिए। महिमा, आगे बढ़ते हैं। ग्रेग चैपल का हुआ बुरा हाल, भयंकर गरीबी झेल रहा पूर्व भारतीय कोच। दोस्त ऑनलाइन जुटा रहे हैं पैसे और सालों पहले मदद लेने से इनकार कर दिया था। साल 2007 वर्ल्ड कप के दौरान कोच रहे हैं चैपल। खिलाड़ियों से मनमुटाव के लिए चर्चा में चैपल आए थे और राजस्थान पत्रिका में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया न केवल राजस्थान पत्रिका बल्कि आप किसी भी अखबार के पन्ने अगर पलटेंगे और आप स्पोर्ट्स सेगमेंट में जाएंगे तो आपको ये अपडेट ज़रूर मिल जाएगी, आपको ये खबर मिल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं महिमा। अब जी बिल्कुल, देखिए आगे खबरों का जिक्र करते हैं, पर उससे पहले राजस्थान पत्रिका में हेडलाइन दिखाई गई थी जहां पर पाई को मोहताज हुए पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान ग्रेग चैपल असफल और विवादित भारतीय कोच के तौर पर जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक के लिए तैयार है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया है। गोवा के मडगांव में पीएम मोदी का संबोधन सभी ने सुना था। भारत में खेल प्रतिभाओं का विशाल भंडार है। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान तमाम बातें कहते हुए नजर आए थे। भारतीय खेल नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। भारतीय जो खिलाड़ी है वो भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक नहीं 2 बार नहीं लगातार जिस तरह से गौरव महसूस करवाया जा रहा है भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा। ऐसे में जब गोवा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही थी। भारत में खेल प्रतिभाओं का भंडार है, बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। पूजा, और देखिए, हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान में भी जब हम लगातार मेडल जीत रहे तब भी पीएम मोदी ने कई ट्वीट किए थे अपने खिलाड़ियों के लिए, और अब जब भी मौका मिलता है वो जिक्र करते हैं खिलाड़ियों के अचीवमेंट्स का। और देखिए, बात अब राम मंदिर की, क्योंकि राम मंदिर का भव्य स्वरूप जय श्री राम की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। 22 जनवरी 2024 का इंतजार, हर तरफ खुशियों की बहार, अद्भुत अलौकिक मंदिर, भक्तों की निगाहें टिकी हुई हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। युद्ध स्तर पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है। अगले साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसको लेकर अभी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने एक वीडियो जारी किया है। आप भी मंदिर निर्माण के इस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और भव्य तस्वीरें हो जाती है। 22 जनवरी का वो दिन होगा जब राम लला विराजेंगे और इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस वक्त ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों में बल्कि सभी देशवासियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और अखबारों में फिलहाल इसका जिक्र किया गया है। और देखिए, भव्य तस्वीरें तो वहाँ से लगातार सामने आई है। दिसंबर का वो वक्त होगा, दिसंबर के समय जो फर्स्ट फेज है यानी कि ग्राउंड फ्लोर, उसका काम लगभग पूरा हो जाना है। और 15 से 24 तक चलने वाला है पूरा कार्यक्रम। मंदिर का जो पूरा प्रांगण होगा सजकर तैयार होगा।
होगा। जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 तारीख को होगी, लेकिन 15 to 24 के बीच में वहाँ पे कार्यक्रम और पूरे भारत की झलक उसमें नजर आने वाली है। अलग अलग जगहों से, कहीं से कालीन मंगवाई जा रही है, फूल कहीं और से मंगवाए जाएंगे, तो बहुत मैं खास अंदाजा होगा। लगा सकती हूँ जब यहाँ इतना एक्साइटमेंट है तो पूरे देश में कितना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें छठ पूजा तक विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। 283 विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। 4480 फेरे लगाएंगी ट्रेन। त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त आरपीएफ कर्मी तैनात किए जाएंगे। देखिए छठ पूजा बिहार से जो लोग हैं उनका एक त्यौहार है जिसको बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है, और ऐसे में छठ के टाइम पर लोग अपनी दफ्तरों से या कॉलेज से या स्कूल से छुट्टी लेकर घर जाते हैं, लेकिन इस पूजा में शामिल ज़रूर होते हैं। तो उस दौरान हमें ट्रैवल देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन्स बढ़ा दिए। न केवल ट्रेन्स बल्कि जो मौजूदा ट्रेन है वो चक्कर भी ज़्यादा लगाएंगे, और सुरक्षा के लिहाज से तैनाती भी ज़्यादा की गई। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनर है। दरअसल नामांकन के दौरान उम्मीदवार की शपथ संविधान की 3री अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है। संविधान के प्रति सच्ची आस्था, अखंडता की शपथ दिलाई जाती है। भारत की संप्रभुता और एकता के समर्थन की शपथ यहां पर दिलाई जाती है। नामांकन बाद और जांच तारीख से एक दिन पहले शपथ ली जानी चाहिए। राजस्थान पत्रिका में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। एक्सप्लेनर यहाँ पर है और इसकी जानकारी हमने फिलहाल आपको दे दी है। अगली खबर आपको आयुषी मयुषी बताएंगे। और बिल्कुल देखिए, आरोप तय करने में चूक से दोषी नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है अदालत दोषी ठहराने से वंचित नहीं हो सकती। साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। महिला के ससुर को 306 के तहत दोषी ठहराया गया, और इस धारा के तहत आरोप तय नहीं किए गए थे। प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने खुदकुशी की थी, और देखिए पूरा मामला था। और ऐसे के अंदर अब कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि आरोप तय करने में चूक से दोषी नहीं बच सकते हैं। अदालत दोषी ठहराने से वंचित नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, महिला के द्वारा आरोप लगाया गया था और महिला के द्वारा खुदकुशी कर ली गई थी। प्रताड़ना वो झेल रही थी। साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पूजा और देखिए आगे बढ़ते हैं। पसंद के व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है। हर व्यक्ति को पसंद से शादी करने का अधिकार है। संविधान पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार देता है। परिवार इस पर कोई आपत्ति नहीं जता सकता। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर है। देखिए आमतौर पर हम देखते हैं कि अब जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा से कल्चर रहा है कि जो परिवार के जन होते हैं वो तय करते हैं, या फिर उनकी परमिशन से शादी होती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना ये संवैधानिक अधिकार है, और परिवार इस पर आपत्ति नहीं जता सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे वर्सेस पीपल्स ऑफ इंडिया विवाद। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे का पीपल्स ऑफ इंडिया पर मुकदमा। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ने दिल्ली हाई कोर्ट में किया है कॉपीराइट केस। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क की शाखा है, और ऐसे में आपको बता दें कि HUN के संस्थापक यानी कि ह्यूमन्स ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापक ब्रैंडन स्टैंटन ने HOB पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर HOB के मुकदमे पर असहमति भी जताई है। कॉपीराइट का ये पूरा मामला है जिसमें दो पक्ष आपस में फिलहाल कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, और ऐसे में आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी।